ब्रांच माना जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, और उसका स्कोप क्या क्या है, किस किस फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद हमारा फ्यूचर किन किन सेक्टर में बन पाएगा। बच्चों के क्वेश्चन यही रहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर मैं बीटेक कर भी लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर किस सेक्टर में बनेगा। अभी की डेट में अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करता है तो वो कौन कौन से सेक्टर में अपना फ्यूचर बना सकता है, कौन कौन से सेक्टर में स्विच मार सकता है, कौन कौन से सेक्टर में घुस सकता है, कौन कौन से सेक्टर में उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर में उसको जो है अच्छा एक पैकेज और एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका मैकेट्रॉनिक्स। हर साल इंडिया में लगभग 15 से 20 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में इनरोल होते हैं और उसमें से लगभग 11 लाख के आसपास बच्चा जो है, पिछले साल लगभग 10 से 11 लाख के आसपास बच्चा हर साल जेईई मेंस का पेपर देता है, जो कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है। पिछले साल 11 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है जेईई मेंस का, और ये यूपीएससी के बाद कंडक्ट होने वाला सबसे बड़ा एग्जाम ये माना जाता है जेईई मेंस का। तो हर साल जो 10 से 11 लाख बच्चा पेपर दे रहा है जेईई मेंस का, और इन बच्चों को टारगेट रहता है इन बच्चों का कि मुझे आईआईटी मिल जाए। अब आईआईटी के अंदर क्या होता है कि इस समय 23 आईआईटी में लगभग 16,000 17,000 के आसपास लगभग सीट हैं। तो ये सारे बच्चों को तो नहीं मिल पाता, लगभग 17,000 बच्चों को आईआईटी मिलेगा, और लगभग 22,000 से 23,000 के आसपास जो सीट है वो आपकी एनआईटी के अंदर है ये। और उसके अलावा ट्रिपल आईटी और उसके बाद अलावा आपके जीएफटीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी अगर कॉलेज मिला दिए जाएं तो लगभग 60-65,000 के आसपास ये सीटें बनती हैं। तो बच्चों में बीटेक करने वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि पहले कॉलेज कैसे सेलेक्ट करूं, एक बेस्ट कॉलेज कैसे मैं सेलेक्ट करूं, कैसे चूज करूं। तो कैसे एक बेस्ट कॉलेज चूज करना है, हर साल लगभग 80% बच्चा जो है वो रॉन्ग कॉलेज चूज करता है। केवल 20% बच्चा ही ऐसा है जो ठीक ठाक कॉलेज चूज कर पाता है अपनी रैंक के बिहाफ पर, अपनी रैंक को यूज करके एक बेटर कॉलेज तक पहुंच पाता है। अभी भी काउंसलिंग चल रही है, अभी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। आईपीओ का जो है राउंड फिर से आ गया सेकंड वाला, आप लोगों को अगर नहीं मिला आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया था वो भी एप्लीकेबल है और नए बच्चे भी उसमें एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जो 20% ये बच्चा है यही सही कॉलेज तक पहुंच पा रहा है, 80% बच्चा अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ले रहा है, या तो जल्दबाजी के चक्कर में, या तो वो डर रहा है किसी न किसी चीज से कि मुझे कॉलेज नहीं मिल पाएगा, और या फिर वो किसी ना किसी के सजेशन को मान लेता है, कोई रिलेटिव बता दिया, कोई दोस्त यार बता दिया, मार्केटिंग के थ्रू उसको कोई सूचना मिल गई। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा 80% बच्चा गलत कॉलेज चूज कर रहा है। अब कॉलेज अगर सही चूज हम कर भी ले, चलिए अगर ये राइट कॉलेज हम लोग सही चूज कर भी लिए, बच्चा पेरेंट्स या बच्चे जो भी हैं अगर सही कॉलेज चूज कर भी लेते हैं तो वही ब्रांच को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब ये ब्रांच को लेके जो कंफ्यूजन रहता है, इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस इस समय चल रही हैं, और ब्रांचेस का इंटरेस्ट बच्चों में काफी गिर रहा है पिछले काफी सालों से। एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आया था, उसमें आईआईटी दिल्ली के अंदर जो आपकी ब्रांच चलती है, कौन सी, टेक्सटाइल, पिछले 6 साल से इस ब्रांच के अंदर लगातार सीटें खाली जा रही हैं, और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को काफी सारी फंडिंग भी मिल रही है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट काफी सारा ग्रो भी कर रहा है। इवन आप देख रहे होंगे टेक्सटाइल की कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इतने महंगे महंगे जो है गारमेंट्स और कपड़े और जो बाकी चीजें बना रही हैं। तो टेक्सटाइल में लगातार सीटें खाली जा रही हैं, क्योंकि बच्चों को 2 कारण है इसका, कि ब्रांच के बारे में बच्चों को पहले तो अच्छे से पता नहीं होता है किस ब्रांच में होता क्या है। क्योंकि देखिए मार्केटिंग इस समय चल रही है केवल कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी आपके आर्टिकल हैं, जितने भी आपके वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं, या जितना भी बच्चों के पास जो भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो बच्चों के पास सूचना आती है वो आती है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में पैकेज इतना जा रहा है, उस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, उसको इतने का पैकेज मिल गया, इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की इतनी सीटें खाली हैं, इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की सीटें भर गई हैं, इस कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो गए, अब यहाँ सीएस का एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो घुमा फिरा करके जितना भी जेईई मेंस का काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनका जो भी प्रोसेस चल रहा है, घुमा फिरा करके 2-4 ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, या कंप्यूटर के जो भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच चल रहे हैं। कई कॉलेजों ने क्या किया है कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से, और उसकी जगह पे सीएस के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन शुरू कर दिए हैं। किसी कॉलेज में 2015 के अंदर आप देखेंगे 100 के आसपास सीट थी कंप्यूटर साइंस की, आज उसी कॉलेज में 1000 से ऊपर सीट है कंप्यूटर साइंस की। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो ब्रांचेस बंद की जा रही हैं, जो हटाई जा रही हैं ब्रांचेस, इनका कारण क्या है? इसमें कॉलेज की गलती नहीं है, इसमें गलती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे उन ब्रांचेस को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि उन कॉलेजेस के अंदर इन ब्रांचेस को पढ़ाने के लिए ठीक ठाक एलिजिबल फैकल्टी नहीं है। तो अभी आज की वीडियो में फिलहाल बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम और भी ब्रांचेस को लेकर के वीडियो बनाएंगे। ब्रांचेस को लेकर के बच्चों में जो कंफ्यूजन रहता है इस वीडियो के बाद शायद दूर हो जाए। काफी सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे मैसेज आए कि सर हम किसी भी ब्रांच को कैसे भरोसा कर ले कि वो अच्छा है। कंप्यूटर साइंस के बारे में हमारे दोस्त यार, रिश्तेदार या फिर हमारे जो है कजिन वगैरह जो बीटेक कर लिए हैं वो बताते रहते हैं कि भाई ये ब्रांच अच्छा है और किसी भी कॉलेज में आप कंप्यूटर साइंस ले लोगे तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन बाकी ब्रांचेस के बारे में हम कैसे जानेंगे? हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं जो बिट्स मैसरा से, ट्रिपल एम गोरखपुर से, एचबीडीयू कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए हैं और अभी आज अच्छी खासी संस्थाओं में वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी
पोस्ट पे, उसके बाद वो उन्हीं कॉलेज में अपने बच्चों को उन्हीं ब्रांचेस में भेजने की बात करते हैं। वो कई सारे ऑटोमोबाइल्स में है, कई सारे टेक्सटाइल में है। तो सबसे पुरानी ब्रांच है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्ल्ड के अंदर सबसे पुरानी ब्रांच ये मानी जाती है। उसके बावजूद भी बच्चों को इंटरेस्ट इसमें क्यों नहीं आ रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार काउंसलिंग के रिगार्डिंग या कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग आपको मिलते रहें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, जितनी भी हमारी मशीनरी है, जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में, इंडस्ट्रियल जो आपका सेक्टर है उसमें जितना भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उनके डेवलपमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनका जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने का, जो मैकेनिकल सिस्टम को जो मेंटेन करने का जो प्रोसेस रहता है और उसको मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस रहता है, उन सब चीज़ों पे वर्क करने का नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन सारी चीज़ों पे आपको वर्क इंजीनियरिंग ब्रांच दैट कंबाइंस द इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स प्रिंसिपल विद द मटेरियल साइंस टू डिजाइन, एनालाइज, मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन द मैकेनिकल सिस्टम। तो 18वीं सेंचुरी में, मतलब कि आपका जो 18वीं शताब्दी थी, उसमें आपका यूरोप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आपका 19वीं सेंचुरी में जब आपका फिजिक्स का डेवलपमेंट हो गया था, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो ये 18वीं सेंचुरी से देखिए आपका चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि 1800 शताब्दी जो आपकी चलती थी, उस टाइम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वर्क चल रहा है। उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है डेवलपमेंट हुआ, उस टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है अस्तित्व में आई। और उसके बाद फिजिक्स का जब डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइंस का डेवलपमेंट हुआ। तो ये काफ़ी ओल्ड ब्रांच है और ये सारे आर्टिकल विकिपीडिया कहीं भी जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत ओल्ड ब्रांच माना जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। और उसका स्कोप क्या क्या है, किस किस फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करने के बाद हमारा फ्यूचर किन किन सेक्टर में बन पाएगा। बच्चों के क्वेश्चन यही रहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर मैं बीटेक कर भी लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर किस सेक्टर में बनेगा। अभी की डेट में अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करता है तो वो कौन कौन से सेक्टर में अपना फ्यूचर बना सकता है, कौन कौन से सेक्टर में स्विच मार सकता है, कौन कौन से सेक्टर में घुस सकता है, कौन कौन से सेक्टर में उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर में उसको जो है अच्छा एक पैकेज और एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका मैकेट्रॉनिक्स, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि जब बच्चे बीटेक कर लेते हैं, बीटेक करने के बाद जब वो गेट का एग्जाम देते हैं, तो गेट का एग्जाम करने के बाद एग्जाम देने के बाद हायर स्टडीज में जाने के लिए आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी तिरुचि, सूरतकल, वारंगल, जो इंडिया के मोस्ट रैपिड इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर जब हायर स्टडीज के लिए आप जाते हैं एमटेक या एमएस करने के लिए, तो आपको इसके स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद हमारा केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा बायोमेडिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जितने भी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे हायर स्टडीज में पढ़ने के बाद आप यहां पे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते मैकेनिकल, मतलब ये नहीं है कि आप मैकेनिकल में गए तो केवल ऑटोमोबाइल में ही काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के बाद आपका बायोमेकेट्रॉनिक्स है, उसके बाद आपका बायो नैनो टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका रोबोटिक्स है, देन उसके बाद आपका प्रोडक्शन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, बायोमैकेनिक्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद रिसर्च। तो ये हमारे सेक्टर्स हैं जहां पे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप यहां इन सेक्टर्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इनके लिए काफी सारी जॉब्स जो हैं आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन देखने को। और आने वाले समय में जिस तरीके से बच्चे कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर्स की ब्रांचेस हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, 2025-26 तक आते आते इंडिया में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, रोड बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, भी डिपार्टमेंट आपके वर्क कर रहे हैं वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर देख लेते हैं हम लोग, देखिए क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये हमको सेकंड ईयर से पढ़ने को मिलेगा, सेकंड ईयर से पढ़ने को मिलेगा। बीटेक फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जितने भी ब्रांचेस में आप जा रहे हो, चाहे कंप्यूटर साइंस है, चाहे आपका टेक्सटाइल है, उसके बाद आपका जो है बायोटेक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आप कोई भी ब्रांच लेते हो तो उसमें फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लगभग कॉमन रहते हैं, आपके 10+2 के सब्जेक्ट से मिलते जुलते होते हैं। एक दो सब्जेक्ट आपका अलग रहता है पर इतने ब्रॉड लेवल पर नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपको सेकंड ईयर से पढ़ने को मिलेगा सब्जेक्ट सारे जो भी मैं बता रहा हूँ, कोर सब्जेक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसके बाद आपका जनरल केमिस्ट्री, देन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, देन आपका मटेरियल साइंस, देन आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए हमारे, उसके बाद हमारा मशीन ड्राइंग हो गया। तो ये सब्जेक्ट हमको सेकंड ईयर से पढ़ने को मिलेंगे। और देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो कि हमको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाती है और ये गेट वगैरह में पूछी जाती है। उसके बाद आईसी इंजन, गैस टर्बाइंस हो गई, उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोडक्शन डिजाइन हो गया, उसके बाद हमारा हो गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। उसके बाद सब्जेक्ट हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो मैकेनिकल को लेकर कंफ्यूजन में थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और मैकेनिकल
मैकेनिकल में स्कोप की कमी नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्कोप हैं और इन फ्यूचर और क्या क्या स्कोप उसमें हमको मिलने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हमको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, स्कोप मतलब जॉब वगैरह हमको यहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर, बहुत सारा स्कोप मिलने वाला है। नंबर 1 आपका इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि हमारा PSU है, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन महारतन में आता है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसके बाद आपका NTPC, IOCL और उसके बाद हमारा HAL। तो HAL हमारा हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देन उसके बाद हमारा DRDO, उसके SSC हमारा एग्जाम करवाता है इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद इसरो की स्टील, उसके बाद कोल इंडिया, उसके बाद आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन, आपकी जो कंपनीज हैं उसमें बहुत सारा आपका स्कोप रहता है। उसके बाद होंडा हो गया, उसके बाद हुंडई हो गया, उसके बाद टाटा, ये हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप रहता है। है, उसके बाद अशोका लीलैंड है, उसके बाद किर्लोस्कर हमारा जो पंप बनाता है, किर्लोस्कर वगैरह जो हमारे बोरिंग पंप वगैरह बनते हैं। उसके बाद हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके बाद PNC इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद मर्सिडीज बेंज, फिर एयरबस, फिर L&T। ये वो कंपनीज है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। 2015 में US के अंदर टोटल 1.6 मिलियन इंजीनियर्स थे, जिसमें से 2,78,340 मतलब कि 17.28% जो थे मैकेनिकल इंजीनियर थे। 2012 में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सैलरी था वो था $80,580, ठीक है, ये 2012 का है। 2009 में अगर एवरेज सैलरी देखा जाए तो ये थी $58,800। तो ये 2009, 2012, 2015 का थोड़ा सा एक डेटा था, ये आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारे जो IITs हैं वो क्या पैकेज दे रहे हैं। IITs के अंदर देखिए, IIT कानपुर 15 लाख, IIT हैदराबाद 12 लाख, ये एवरेज पैकेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। IIT मद्रास 16 लाख, IIT रुड़की 14 लाख, IIT रोपड़ हमारा 11 लाख, उसके बाद IIT गुवाहाटी 19 लाख, NIT तिरची 8 लाख, NIT इलाहाबाद देखिए 11 लाख, उसके बाद NIT जयपुर आपका 9 लाख, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी का देखिए 9 लाख, उसके बाद हमारा PhD कोयम्बटूर की बात करें तो 5 लाख, उसके बाद IIT शिवपुर की अगर बात करें तो 7 लाख। तो ये हमारा पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये कुछ टॉप के कॉलेजेस की मैंने बात की, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज चला जाता है। अब जैसे PhD कोयम्बटूर यहाँ पे देखिए 5 लाख का पैकेज दे रहा है, तो PhD कोयम्बटूर को अगर फीस भी देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बजट में पूरा बीटेक ये करवा देता है। तो ये स्कोप की कमी नहीं है यहाँ पे, इंडिया के अंदर भी स्कोप बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं साल 2021, 22 और 23 में इंडिया का जो एग्जाम होता है, जो इंडिया में एग्जाम होता है, JEE मेंस का जो एग्जाम हो रहा है, जिसमें लगभग 10 से 11 लाख बच्चा पेपर देता है। उस पेपर को देने के बाद 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया जाए, 5000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं। JEE एडवांस की जिनको रैंक मिलती है वो बच्चे जाते हैं IITs, और उसके बाद जो कुछ बच्चे JEE मेंस में अच्छी रैंक लेकर के आते हैं उनको मिलते हैं NIT, जो टॉप की मैं यहाँ 5 NITs की बात करने वाला हूँ। IIT बॉम्बे के अंदर 2021 में 1241 में मैकेनिकल बंद हो गया था। ये 1241 रैंक में जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ, और 1241 का मतलब हो गया कि ये बच्चा 11 लाख बच्चों में पेपर दिया है, मतलब कि 10 लाख बच्चों में ये पेपर दिया है। अब 10 लाख बच्चों में अगर पेपर दे रहा है कोई बच्चा, उसकी 1241 रैंक आ रही है और ये मैकेनिकल ले रहा है, इसका मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोप है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका VIT मैसरा है, उसके बाद आपका NIT जलंधर है, उसके बाद आपका जो है बिट्स प्लानी है, उसके बाद आपका कई ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे ठीक ठाक रैंक पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ले लेते हैं। उसके बाद देखिए IIT खड़गपुर 2896, IIT कानपुर 2823, 2023 के देखिए 1736 बंद हो रहा है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। IIT बॉम्बे 1791, IIT दिल्ली 2572, IIT मद्रास, उसके बाद कानपुर का देखिए 2940, खड़गपुर का 3294, रुड़की का 3854, हैदराबाद का देखिए 4676, PHU का 6694 बंद हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देख लेते हैं हम लोग टॉप 5 NITs का। हमारा टॉप 5 NITs में क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है 2021, 2022, 2023। देखिए 9000 पे बंद हो रहा है तिरची के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 11 लाख में जिन बच्चों ने पेपर दिया है, सॉरी 10 लाख, 10 से 11 लाख बच्चे जो पेपर देता है, इस बार 11 लाख दिया है। तो ये 10 लाख बच्चों में जिस बच्चे की 9000 रैंक थी उसने मैकेनिकल लिया था तिरची के अंदर। उसके बाद 2022 10,181, 2023 10,751, 10,751 जिस बच्चे की रैंक आई है 11 लाख बच्चों में, उसने NIT तिरची के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है। सूरतकल का देखिए 14,000, वारंगल का देखिए 15,749, राउरकेला का देखिए 17,907, इलाहाबाद का देखिए 21,758। तो ये है स्कोप सिनेरियो। हमारा जो टॉपर्स हैं हमारे JEE मेंस के, JEE एडवांस के,
कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसा नहीं, कोई ब्रांच खराब नहीं होता, बस आपको उसके बारे में जानना होगा कि उस ब्रांच में होता क्या है, हमें पढ़ाया क्या जाएगा, स्कोप कहाँ कहाँ रहता है, कौन कौन सी कंपनीज हमें जॉब देंगी, या उस ब्रांच से पढ़ने के बाद और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम जाकर के अपना फ्यूचर स्कोप सिक्योर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस तरीके से काउंसलिंग के रिगार्डिंग और आपका जो भी डाउट्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं द मेंटर चैनल के माध्यम से। पिछले 3 साल से आगे भी करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।